हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का डाउटनेट पर। कैसे हो प्यारे बच्चों? हम यहां पर बात कर रहे हैं, हमारा अध्याय चल रहा है आपके यहां पर 4 भाग थे किसके? अमाशय के। डन। ऊपर से तो खाद्य नलिका आ रही है, भोजन नलिका आ रही है। ये वाली तो भोजन नलिका है ना, ये आ रही है, भोजन लेकर आ रही है ये वाली। सबसे पहले किसमें छोड़ेगी? ए भाग में। ए जो है वो क्या कहला रहा है आपका? कार्डियक। फिर उसके नीचे होता है बी भाग, फंडस। सी बॉडी। डी पाइलोरिक। पाइलोरिक भाग जो आगे चलकर छोटी आंत में खुलता है। अब ये क्यों बताया? इसका रीजन है क्योंकि आप बाद में एक चैप्टर पढ़ोगे। कौन सा? पाचन तंत्र पढ़ोगे ना। एडवांस में तुम्हें जान पूछकर, भाई मैं क्यों टाइम वेस्ट करूंगा यहां पर? सोचो, दिमाग लगाओ, मैं क्यों टाइम लगाऊंगा इतना ये चीज बताने के लिए? क्योंकि ये चीज तुम पाचन तंत्र में भी पढ़ोगे। याद रखना, भूल ना जाना। इस तरीके से हमारे अमाशय के 4 भाग होते हैं। अब मेरे को इतनी सी बात देखकर मुझे बता, ये है प्लीहा, ये है प्लीहा, जिसको हम स्प्लीन बोल रहे हैं। प्लीहा की तो बात चल रही है। कैसे रंग का है? पर्पल बैंगनी रंग का है। आकार सेम की फली के आकार का। कहां पर लोकेशन है? स्थिति कहां पर है? तो स्थिति जरा देखना। क्या तेरे को डायाफ्राम, गुंबद आकृति का जो डायाफ्राम है ना, इस डायाफ्राम और आमाशय के फंडस भाग, बी वाला था ना, बी वाला कौन है? फंडस। ये बी वाला, ये वाला फंडस भाग दिख रहा है? डायाफ्राम, ये देख, यहां पर देख, ये कौन सी जगह है? डायाफ्राम। ये कौन है? फंडस। इनके बीच में नहीं दिख रहा। तो डायाफ्राम के नीचे, फंडस भाग के ऊपर। किसका फंडस? अमाशय के फंडस भाग के ऊपर। इन दोनों के बीच में, डायाफ्राम और अमाशय फंडस के बीच में लिख दूं, डायाफ्राम और अमाशय के फंडस भाग के बीच में, भाग के बीच में कौन मिल रही है? सब प्लीहा मिल रही है। अब लिखूं क्या? प्लीहा मिलती है। समझ में आ गया ना? इन दोनों के बीच में, डायाफ्राम के बीच में, डायाफ्राम और अमाशय के फंडस भाग के बीच में कौन मिल रही है? प्लीहा। तो सर हमने प्लीहा की 3 चीजें पढ़ी। हमने आकार पढ़ा, हमने रंग पढ़ा, हमने इसकी लोकेशन पढ़ ली। अब हम इसका कार्य पढ़ते हैं कि आखिर ये प्लीहा करना क्या चाहती है, आखिर ये प्लीहा में होएगा क्या। आइए अब हम इस प्लीहा के अंदर देखते हैं, इस प्लीहा के अंदर क्या है, यानी प्लीहा के अब हम कार्य देखते हैं। प्लीहा के कार्य देखिए बेटा, मैं तुमसे एक सिंपल सी चीज पूछता हूं। मान लो मेरे घर पर शादी है ना, मान लो मेरे घर पर शादी है और उस शादी में क्या बनाने थे? सब्जी बनानी। मतलब मेरे घर पर शादी है और सब्जी कह रहा हूं, मेरे घर पर शादी है और शादी में क्या चाहिए थे? सब्जी बनाने के लिए मसाले चाहिए थे। ठीक है, तो मैं गया बाजार से, लेकर आया क्या? मसाले लेकर आया, क्योंकि सब्जी बनानी थी, बहुत सारे लोग आने वाले हैं तो मसाले चाहिए। हाँ सर। मैं हल्दी लेकर आ गया, बहुत सारे मसाले चाहिए जिसमें से एक हल्दी भी होता है। ठीक है, मैं हल्दी लेकर आया और मैं 5 किलो हल्दी लेकर आ गया। टर्मरिक बोलते हैं हल्दी को। कितनी हल्दी लेकर आ गया? 5 किलो। ठीक है, किस हिसाब से हमने सोचा कि भाई हमारे घर में लगभग 200 लोग आएंगे शादी में, है ना। 200 लोगों के लिए जो खाना बनेगा, उस खाने में 5 किलो हल्दी जो है वो सफिशिएंट है। ठीक है सर। अब खाना बन रहा है, खाना बनाते हुए हल्दी यूज में आ रही है। अब ऐसा तो है नहीं कि 5 किलो एक साथ डाल देंगे, जैसे जैसे सब्जी बनेगी वैसे वैसे हल्दी डालते जाएंगे। ठीक है, अब मान लो शादी हो गई और आए कितने लोग? सर 100 लोग आए। 100 जो थे वो नाराज चल रहे थे मेरे से, नहीं आए मेरी शादी में, मान लेते।
न्योता कितनों को दिया था? 200 को दिया था। आए कितने? 100 आए। 100 बोले कि हम ना जा रहे तेरे शादी में, हम ना आ रहे। ठीक है भाई, मत आओ। चलो, कितने आए? 100। अब 100 अगर आए तो 5 किलो में से लगभग कितनी यूज में आई? 2.5 किलो। कितनी? 2.5 किलो यूज में आ गई। अब जो बच गई 2.5 किलो, 2.5 किलोग्राम जो हल्दी बच गई, क्या मैं उस जो बची हुई हल्दी जो है 2.5 किलोग्राम जो बच गई है हल्दी, है ना, क्या मैं उसको नाले में पटक दूंगा या घर पर ही रखूंगा कि 2 साल बाद मेरे छोटे भाई की शादी है तब यूज में आ जाएगी? सोच, इमेजिन करिए कि 2.5 किलो जो बच गई है, क्या नाली में डाल दूंगा? क्या गुस्से में, अरे मैंने 200 को न्योता दिया था, कम से कम एक जो है 100 रुपए का लिफाफा देकर जाता। और आए कितने हैं? 100 आए हैं? एक जो है 100 रुपए देकर जाता, 100 आते और तो 10,000 बन जाते हैं। 10,000 का नुकसान हो गया है। तो ऐसा तो नहीं है उस गुस्से में 10,000 के नुकसान में हल्दी नाले में डाल दूंगा, नहीं ना। तो कहने वाली बात है, जो चीज बच जाएगी उसको हम क्या करेंगे? स्टोर करते हैं। क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। डन? क्लियर है? जो एक्स्ट्रा चीज जो होती है उसको हम क्या करते हैं? स्टोर करते हैं ना। हाँ सर, स्टोर करते हैं। तो इसी एग्जाम्पल के साथ में दोस्त, इसी एग्जाम्पल के साथ में ध्यान से सुनना। मेरे अंदर आरबीसी का निर्माण हो रहा है। हां सर, हो रहा है। मेरे अंदर आरबीसी का निर्माण हो रहा है। हां, हो रहा है। मैं तुमसे प्रश्न पूछता हूं, मेरी आरबीसी का निर्माण कहां हो रहा है? बताओ, मेरी आरबीसी का निर्माण कहां हो रहा है? आप बोलेंगे सर आपने पिछले लेक्चर में बताया था। कहां हो रहा है? बोन मैरो में हो रहा है। हां सर, आपने बताया था। अब मैं आपको थोड़ी सी डिटेल या थोड़ी सी डिटेल तो नहीं, थोड़ी सी पते की बात आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। पर्टिकुलरली आरबीसी निर्माण की प्रक्रिया को बोला जाता है एरिथ्रोपोइसिस। याद रखना ये वर्ड, एरिथ्रोपोइसिस। सर आपने पिछले लेक्चर में एक वर्ड बताया था, हिमेटोपोइसिस। हिमेटोपोइसिस का मतलब था सारी रक्त कोशिका, यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन तीनों का मिलाकर निर्माण क्या कहलाता है? हिमेटोपोइसिस। डन? पर्टिकुलरली आरबीसी के निर्माण को क्या बोलते हैं? एरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, अब सुनना। जब हम भ्रूणीय अवस्था में थे, कौन सी अवस्था में थे? भ्रूणीय अवस्था में। भ्रूणीय अवस्था में, भ्रूणीय अवस्था में, ध्यान से सुनना, लिख देता हूं यहां पर। जब हम भ्रूणीय अवस्था में थे तो हमारे अंदर एरिथ्रोपोइसिस, भ्रूणीय अवस्था में हमारे अंदर एरिथ्रोपोइसिस जो था, यानी आरबीसी का निर्माण जो था, पता है कहां पर होता था? भ्रूणीय अवस्था में। कहां पर? यकृत में। याद रख लेना बालक। क्या सर? मैंने बोला एरिथ्रोपोइसिस का मतलब क्या होता है? सर एरिथ्रोपोइसिस का मतलब है आरबीसी निर्माण। मैंने कहा ओके, ये आरबीसी का निर्माण, एरिथ्रोपोइसिस जो है, ये भ्रूणीय अवस्था में कहां पर हो रहा है? सर यकृत में हो रहा है। बोल, इतनी सी बात समझ में आई? इतनी सी बात में कोई कंफ्यूजन तो नहीं था? चले ना आगे। क्लियर है ना ये वाली बात कि भ्रूणीय अवस्था में, जब हम भ्रूणीय अवस्था में थे, भ्रूण के रूप में अपनी माता के अंदर थे, तो हमारे अंदर आरबीसी का निर्माण यानी एरिथ्रोपोइसिस कहां पर हुआ था? हमारे यकृत में। हड्डियां थोड़ी ना थी उस टाइम पर, परिपक्व नहीं हुई थी ना, बोन मैरो में नहीं हो रहा था। फिर जब हमने जन्म लिया यानी बाल्यावस्था से लेकर वयस्क अवस्था या पूरा जीवन भर, ठीक है, जब हम पैदा हुए तब से लेकर मरते दम तक हमारे अंदर ये एरिथ्रोपोइसिस
जन्म से लेकर मृत्यु लिख दूं, ज्यादा बेटर रहेगा, बाल्यावस्था से बेटर है, जन्म से लेकर मृत्यु तक, जन्म से मृत्यु तक। ये इरिथ्रोपोइसिस कहां हो रहा है सर जी? बोन मैरो, यानी अस्थि मज्जा प्लस प्लीहा भी, याद रखना। तो हमारी प्लीहा और अस्थि मज्जा, इन दोनों में क्या होता है याद रखना, सिर्फ एरिथ्रोपोइसिस बोला है मैंने, हिमेटोपोइसिस नहीं बोला। हमारी प्लीहा में आरबीसी निर्माण हो रहा है, डब्ल्यूबीसी नहीं हो रहा, प्लेटलेट नहीं हो रहा, हिमेटोपोइसिस नहीं हो रहा, ओनली आरबीसी निर्माण यानी एरिथ्रोपोइसिस हो रहा है। जबकि बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण भी हो रहा है। बोन मैरो में आरबीसी भी बनती है, डब्ल्यूबीसी भी बनती है, प्लेटलेट भी बनती है, जबकि प्लीहा में ओनली एंड ओनली आरबीसी, नो डब्ल्यूबीसी नो प्लेटलेट। डन, क्लियर है? तो पहला कार्य समझ में आया प्लीहा का, क्या कि सर इसमें आरबीसी बनती है। मैंने कहा और कहां बनती है आरबीसी? सर आरबीसी प्लीहा के साथ साथ बोन मैरो में तो बन ही रही है, लेकिन भ्रूणीय अवस्था में ये दोनों तो थे नहीं, तो क्या था? यकृत था, बन चुका था यकृत। यकृत के अंदर हो रहा था क्या भ्रूणीय अवस्था में? क्या दोस्त याद रखना है, हमारी जो प्लीहा जो है इसने क्या बना दी? आरबीसी बना दी, ठीक है। अब ये आरबीसी बोन मैरो में भी बन गई है, ठीक है। दोनों से आरबीसी निकल कर किस में जाएगी? रक्त में जाएगी। हाँ सर, ये जो आरबीसी जो होता है ना, इसका जीवन काल आपको पता होना चाहिए, 120 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 120 दिन का होता है क्या जीवन काल? आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का? 120 दिन का। यानी 120 दिन बाद जब ये मर जाएगी तो क्या करेंगे? सोचिए, 120 दिन के बाद में जब हमारे अंदर आरबीसी मर रही है तो उस मरी हुई आरबीसी का क्या होगा? ऑब्वियस ही बात है, उसका हम अपघटन करेंगे। भाई कोई जीव जब मर जाता है, जैसे हमारी बात करें, हिंदू धर्म में क्या कर देते हैं? जला देते हैं, राख हो जाता है, यानी खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया, है ना। और दूसरे धर्मों में क्या कर देते हैं? जमीन में गाड़ देते हैं, है ना। तो जमीन में गाड़ने से क्या होगा? जो मृदा में जो सूक्ष्म जीव हैं वो उस डेड बॉडी का अपघटन कर देंगे, यही होता है ना। हाँ सर। तो कुल मिलाकर बात यह आ रही है कि जो डेड बॉडी जो है उनको हमें क्या करना है? खत्म करना है। तो आरबीसी जो 120 दिन के बाद हमारे रक्त में मर गई हैं, तो उन आरबीसी, उस मृत आरबीसी का हमें क्या करना है? नष्ट करना है उनको। हाँ सर। भाई ऐसे मरी हुई आरबीसी रक्त में थोड़ा ना घूमेगी भाई। डेड आरबीसी हमारे ब्लड में अगर घूमेगी तो नुकसान हो गया ना, काम तो कर नहीं रही आरबीसी। मरी हुई आरबीसी के ब्लड में घूमेगी नहीं ना। तो ऐसी मरी हुई आरबीसी का हम क्या करेंगे? सर हम उन्हें दफनाएंगे, हम उनका अपघटन करेंगे, हम उनको खत्म करेंगे। कहां पर? तो याद रखना, इसी प्लीहा में मृत आरबीसी का अपघटन होता है। अपघटन बोल दीजिए या नष्ट कर दिया जाता है। ठीक है, या तो नष्ट कर दिया जाता है या अपघटन होता है। ठीक है, डन, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं था? समझ में आ गया? अब आपसे कोई पूछेगा वो जो मरी हुई आरबीसी हमारे अंदर है वो कहां ले जाई जा रही है? हमारी प्लीहा में ले जाई जा रही है। कोई तकलीफ तो नहीं थी? अब इधर देख, इधर देख। ये मान लो प्लीहा है और इस प्लीहा के अंदर ये रक्त नलिका आई। कौन आई है बेटा? ये रक्त नलिका आ रही है। इधर देखना, इस प्लीहा के अंदर कौन आ रही है दोस्त?
ये रक्त नलिका आ रही है, ठीक है। ये हमारी किडनी नहीं है, ये किडनी नहीं है, किडनी के जैसी है, कौन, प्लीहा है ये हमारी स्प्लीन है। स्प्लीन के अंदर कौन आ रही है, ये रक्त नलिका, हाँ सर आ रही है, ठीक है। अब मैंने बोला इस रक्त नलिका में क्या है, मरी हुई आरबीसी है, ये मरी हुई आरबीसी है, ठीक है। तो ये मरी हुई आरबीसी अगर यहां लाई जा रही है तो इन मरी हुई आरबीसी का हम क्या करेंगे, भक्षण करेंगे। क्या करेंगे, मृत आरबीसी का नष्ट कर दिया जाएगा, यानी उनका भक्षण कर दिया जाएगा। अपघटन से बेटर वर्ड है भक्षण। भक्षण का मतलब होता है खत्म कर देना, नष्ट कर देना, ठीक है। अंग्रेजी में बोलते हैं फेगोसाइटोसिस, ठीक है, ठीक है। तो हमने बोला कि जो मृत आरबीसी है उसका, मृत आरबीसी का क्या करना पड़ेगा सर, भक्षण करना पड़ेगा। जो मरी हुई आरबीसी है उन्हें नष्ट करना पड़ेगा। तो क्या किया हमने, उन मृत आरबीसी को रक्त नलिका के द्वारा, ये मृत आरबीसी यहां पर आई, और जैसे यहां पर ये मृत आरबीसी आएंगी, ये मृत आरबीसी अगर यहां पर आ रही हैं तो इन मृत आरबीसी को क्या करना पड़ेगा सर, खत्म करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। सब कौन करेगा, कौन करेगा, तो भाई साहब इस प्लीहा के अंदर, स्प्लीन के अंदर, बेटा गौर से सुनना, इस प्लीहा के अंदर, इस स्प्लीन के अंदर मिलती हैं महाभक्षाणु कोशिका, महाभक्षाणु कोशिका। अब ये महाभक्षाणु कोशिका क्या होती है, इनको हम अंग्रेजी में बोलते हैं मैक्रोफेज, मैक्रोफेज, ठीक है। महाभक्षाणु कोशिका वो होती हैं जो नष्ट कर देती हैं, खत्म कर देती है, पाचन कर देती हैं, तोड़ देती हैं, खत्म कर देती है कुल मिलाकर। तो ऐसी कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं, मैक्रोफेज, हिंदी में बोलते हैं महाभक्षाणु कोशिका। अब दोस्त ये है महाभक्षाणु कोशिका, मान लो कौन है ये, महाभक्षाणु कोशिका, मैक्रोफेज सेल होती है, ये कौन है, ये महाभक्षाणु कोशिका है ये, ठीक है। जो क्या कर देंगी सर, जो मृत आरबीसी हैं उनको नष्ट कर देंगी। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया। तो इस आधार पर क्या मैं प्लीहा को बोल सकता हूं कि ये आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाएगा, सोचो। अंग्रेजी में बोला जाता है प्लीहा को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड का मतलब होता है, हिंदी में ग्रेवयार्ड को बोलते हैं कब्रिस्तान, कब्रिस्तान को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेवयार्ड, हिंदी में बोलते हैं कब्रिस्तान। तो याद रखना प्लीहा को क्या बोला जाता है, याद रखना प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो भूल ना जाइएगा, आपसे कोई पूछे आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है तो भूल ना जाइएगा, यहां पर मैं लिख देता हूं, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है बेटा, भूल ना जाइएगा, आरबीसी का कब्रिस्तान कौन है, प्लीहा है। यहां पर इसके अंदर स्टार बनाकर लिख देता हूं, ठीक है, भूल ना जाइएगा। आरबीसी का कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है बेटा, भूल ना जाइएगा। आपके दोस्त किसको कहा जाएगा, भूल ना जाइएगा, बिल्कुल भूल जाइएगा किसको कहा जाता है, याद रखना। काला ही रहने देते हैं, ठीक है। किसको, हमारे प्लीहा को, याद रखना। तो प्लीहा को हम क्या बोलते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान, क्योंकि जो मृत आरबीसी है उसका भक्षण कर दिया जाएगा। डन। अब जरा सोचिए, सोचिए, समझ में आ गया, ठीक है। तो सर आरबीसी का निर्माण भी हो गया,
जो मृत आरबीसी है उसको यहां पर दफनाया भी जाएगा, यानी खत्म भी कर दिया जाएगा। ठीक है सर, इतनी सी बात हमको समझ में आ गई है। सर आपने अभी थोड़ी देर पहले एक उदाहरण दिया था वो हल्दी वाला, वो क्यों दिया था? मैंने कहा यार वो तो मैं बताना ही भूल गया। क्या वो हल्दी वाला एग्जाम्पल क्यों दिया था कि जब कोई चीज एक्स्ट्रा होती है तो हम क्या करते हैं, उस एक्स्ट्रा चीज को स्टोर कर लेते हैं। बताया था ना मैंने कि अगर मेरे पास हल्दी बच जाएगी तो मैं क्या करूंगा, उसे स्टोर करूंगा। यही बोला था ना? हाँ सर। वो क्यों बताया था, वो एग्जाम्पल क्यों बताया था, उसके पीछे भी रीजन है। अब क्या रीजन है ध्यान से देखिएगा। मैंने तुमसे कहा कि आरबीसी का निर्माण होएगा यहां पर, हां जी होएगा। मैंने तुमको बोला कि आरबीसी जो मर जाएगी उसको कहां दफनाया, कहां नष्ट किया जाएगा, कहां भक्षण किया जाएगा, यहां किया जाएगा। ओके सर। अब मैंने तुमसे कहा मान लो कि मुझे मैं राजस्थान में रहता हूं। राजस्थान में, अच्छा एक और चीज ध्यान से सुनना, मेरी आरबीसी का कार्य क्या होता है जानते हैं? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरबीसी? बहुत बेसिक सी चीज है। हमारी आरबीसी में एक वर्णक मिलता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन, जानते हैं ना? हाँ सर। वो वर्णक जो होता है हीमोग्लोबिन, वो ऑक्सीजन का संवहन करता है। ये जानते हैं, सभी बच्चे जानते हैं। क्या मेरे अंदर रक्त में आरबीसी के अंदर क्या होता है, एक वर्णक होता है हीमोग्लोबिन, जो मेरे अंदर ऑक्सीजन जो होती है ना वो अंदर जाती है, मेरे आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन से जुड़कर परिवहन करती है और फिर कोशिकाओं के पास जाती है। बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो याद रखना, आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन का संवहन कराता है। ओके सर। अब ये क्यों बताई है, ये चीज मैंने आपको क्यों बताई, इसका रीजन क्या है बताने का, ध्यान से सुनना बेटा। एक मैं राजस्थान में रह रहा था और एक मैं पहाड़ी इलाके में रह रहा हूं। एक मैं पहाड़ी इलाके में रह रहा हूं, एक मैं स्थल पर रह रहा था और एक मैं पहाड़ी इलाके में रह रहा हूं। ठीक है सर, दो कंडीशन है। आपको पता है ना, जैसे जैसे हम नीचे से पहाड़ की तरफ ऊपर की तरफ जाते हैं तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। हाँ सर, पता है ना, ये तो बेसिक सा कंसेप्ट है। जैसे जैसे हम मैदानी इलाकों से पहाड़ी इलाकों की तरफ जाते हैं ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। हाँ सर। अब इमेजिन कर, मैं मैदानी इलाके पे बढ़िया, मेरे अंदर ऑक्सीजन जा रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। सुनना, जब मैं मैदानी इलाके में था, राजस्थान में था, है ना, नीचे है ना, हाँ, तो बढ़िया नीचे ऑक्सीजन मिल रही थी, है ना। लेकिन जैसे जैसे मैं मैदानी इलाकों से ऊपर की तरफ पहाड़ की तरफ जाने लगा, कहां गया, मैं राजस्थान से चलता चलता कहां चला गया बेटा जी, हिमाचल चला गया या उत्तराखंड चला गया, जम्मू कश्मीर चला गया, वहां पर पहाड़ी इलाके हैं, मैं वहां जा रहा हूं और चढ़ रहा हूं। अब जब मैं जैसे जैसे ऊपर जाऊंगा, जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा, ऑक्सीजन का दाब कम होता जाएगा या ऑक्सीजन कम होती जाएगी, वायु का दाब कम होता जाएगा, आपको पता है ना। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ और सोचो, अगर ऑक्सीजन कम होती जाएगी, ऑक्सीजन कम होती जाएगी तो इस परिस्थिति में हमारा शरीर क्या करेगा? आप बोलेंगे कुछ नहीं सर, हम मर जाएंगे। मैंने कहा रुको, हमारा शरीर चाहता है क्या मरना? नहीं ना। तो इस परिस्थिति में ऑक्सीजन अगर कम हो जाएगी तो हमारे शरीर के अंदर आरबीसी बढ़ जाएगी। याद रखना, क्या बढ़ जाएगी? इस कंडीशन में ऐसे व्यक्तियों में आरबीसी बढ़ जाती है। क्यों भाई? आरबीसी अगर बढ़ जाएगी तो ज्यादा से ज्यादा आरबीसी जो थोड़ी बहुत ऑक्सीजन है उसको पकड़ने की कोशिश करेगी कि नहीं करेगी? पड़ेगी ना। तो याद रखना, ये नीट का प्रश्न है कि जब हिली एरियाज में जब हम जाते हैं, जब हम मैदानी इलाकों से कहां पर जाते हैं, पहाड़ी इलाकों में जाते हैं, तो ऑक्सीजन कम होने के कारण जो थोड़ी बहुत ऑक्सीजन अंदर आ सकती है उसको पकड़ने के लिए, जो थोड़ी बहुत ऑक्सीजन उसको पकड़ने के लिए आरबीसी बढ़ जाती है। याद रखना, भूलना चाहिएगा, आरबीसी बढ़ जाती है। इसलिए पहाड़ी इलाकों में लोग जो थोड़े लाल टाइप के होते हैं, लाल मतलब गोरे लाल होते हैं, खून होता है उनके अंदर, आरबीसी बहुत होता है। डन, क्लियर? चलें अब इधर देखिएगा। अब मैं आपको बता दूं, मैं 6 साल पहाड़ी इलाकों में ही रहा हूं और मैं गोरा चिट्टा हो गया था, लाल हो गया था, मेरे अंदर आरबीसी हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा हो गया था। बहुत ज्यादा तो मतलब अच्छा हो गया था, है ना। कहने वाली बात है, समझने वाली बात है। समझ गए ना, ये चीज क्लियर है? चलिए अब सर ये क्यों बताया आपने? अब इधर देख, ध्यान से देखना।
अब मैंने इन दोनों कंडीशंस में तुमको बोला कि यहां पर इस व्यक्ति के अंदर और इस व्यक्ति की अगर मैं तुलना करूं तो किसमें आरबीसी ज्यादा है? सर इसमें जो पहाड़ी इलाके में उसमें आरबीसी ज्यादा है कंपैरेटिव टू ये वाला व्यक्ति, इसमें आरबीसी इतनी नहीं है, इसमें आरबीसी कम है। ठीक है, अब इधर देख। अब ये जो पहाड़ी व्यक्ति जो था जिसके अंदर आरबीसी बहुत ज्यादा थी, मान लेते हैं जस्ट एग्जांपल के तौर पर 1 करोड़ आरबीसी है। इतनी होती नहीं है, कहीं बोले सर 1 करोड़ होती है, इतनी होती नहीं, जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं। मान लो ये जो पहाड़ी इलाके में रह रहा था उसके अंदर आरबीसी कितनी है? 1 करोड़ है। और जो मैदानी इलाके में रह रहा था उसके अंदर है, मान लेते हैं आरबीसी कितनी है? 50 लाख है। जस्ट आधी हो गई है। 50 लाख यहां है, यहां 1 करोड़ है, यानी दुगनी मात्रा में है। ठीक है, अब जरा सोचो, इमेजिन करो एक व्यक्ति, ये पहाड़ी व्यक्ति 6 साल से पहाड़ी इलाकों में रह रहा था। अब इसने बोला कि चलो भाई बहुत टाइम हो गया पहाड़ी इलाके में रहते रहते, आरबीसी इसके अंदर बढ़ चुकी हैं। अब इसने बोला भाई मैं वापस मैदानी इलाके की तरफ आता हूं। ठीक है, अब ये पहाड़ी इलाके को छोड़कर वापस से मैदानी इलाके में आ गया। अब जरा सोचिए, जब ये मैदानी इलाके में आएगा तो इसके अंदर जो 1 करोड़ आरबीसी जो थी, 1 करोड़ आरबीसी जो थी इसके अंदर, जो ये ऊपर से नीचे आया है, 1 करोड़ आरबीसी थी ना? हाँ सर 1 करोड़ आरबीसी थी। उसमें से क्या 50 लाख नष्ट हो जाएंगी? क्योंकि मैदानी इलाकों में जो चाहिए वो कितनी चाहिए? 50 लाख चाहिए थी। 50 लाख मिल रही थी, यहां पर जो लोग थे उनके अंदर 50 लाख मिल रही थी आरबीसी। जो पहाड़ी इलाके में गया था उसके अंदर आरबीसी बढ़ गई थी। क्यों बढ़ गई थी? क्योंकि ऑक्सीजन का स्तर कम था। ऑक्सीजन का स्तर कम था तो कहीं ना कहीं उस ऑक्सीजन को प्राप्त करने के लिए, खींचने के लिए आरबीसी बढ़ गई थी। ठीक है, बढ़ गई है। अब वो पहाड़ी इलाके से वापस से उतर अगर मैदानी इलाके में जाएगा तो आरबीसी कम हो जाएगी क्या? वो जो इसके अंदर यहां पर 1 करोड़ थी, जब वो नीचे आ जाएगा तो कहीं ना कहीं आरबीसी वापस से 50 लाख हो जाएगी। यानी आरबीसी सीधा 50 लाख खत्म कर दी जाएगी। यानी कुल मिलाकर जो एक्स्ट्रा हल्दी थी, याद कर हल्दी वाला एग्जांपल, जो एक्स्ट्रा हल्दी थी यहां नॉर्मली 50 लाख लोगों में मिल रही थी, जो ऊपर गए उनके अंदर 1 करोड़ हो गई थी, यानी 50 लाख ज्यादा थी ना। तो जो एक्स्ट्रा आरबीसी थी वो जब वो व्यक्ति वापस से नीचे आएगा तो क्या वो एक्स्ट्रा आरबीसी खत्म हो जाएगी क्या? नहीं, वो एक्स्ट्रा आरबीसी स्टोर कर ली जाएगी। कहां पर? इसी प्लीहा में। तो याद रखना तीसरा कार्य बेटा जी, यहां पर तीसरा कार्य लिख देता हूं। प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है। भूलना जाइएगा, क्या बोला हमने? प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है, याद रख लेना। अगर कोई भूल गया तो बहुत बड़ी मिस्टेक करेगा। क्या? प्लीहा को ब्लड बैंक बोला जाता है। अब आप बोलेंगे ब्लड बैंक बोला जाता है मतलब? भाई मुझे बता, बैंक में क्या करते हो तुम? सर पैसे को स्टोर करते हैं ना। तो ब्लड बैंक में क्या करोगे? सर ब्लड को स्टोर करेंगे। ब्लड में क्या होता है? कोशिका होती है। कौन सी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो मैंने तुमसे क्या बोला कि कहीं ना कहीं ब्लड बैंक इसलिए बोला प्लीहा को क्योंकि इसमें आरबीसी को स्टोर किया जाएगा। तो भूलना जाइएगा, आरबीसी को स्टोर किया जाता है। कौन सी आरबीसी को? एक्स्ट्रा। ये लिखना मैं भूल गया। क्या? अतिरिक्त, एक्स्ट्रा। हमारे अंदर जो आरबीसी होती है उस एक्स्ट्रा आरबीसी को हमारे अंदर स्टोर किया जाता है। किसमें? प्लीहा में। इस प्लीहा को क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक। बोलिए जनाब। जिनको ये चीज नहीं समझ में आई दोस्त, सीधा सीधा देख, तेरे अंदर बहुत सारी आरबीसी है, ठीक है। कल तेरे अंदर थोड़ी सी ज्यादा बढ़ गई,
ठीक है, चलो परसों तेरे अंदर और ज्यादा बढ़ गई, ठीक है, फिर उसके अगले दिन इतनी नहीं चाहिए थी, जितनी चाहिए थी सामान्य रूप से उतनी तो है, तो वो जो एक्स्ट्रा आरबीसी है, उस एक्स्ट्रा आरबीसी का क्या करें, निकाल दें क्या शरीर से? नहीं ना, उसको क्या करेंगे, स्टोर करेंगे जनाब, बस इतनी सी बात थी। जो एक्स्ट्रा आरबीसी हमारे अंदर होती है उसको हम क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। क्यों स्टोर कर लेते हैं? मान लो आरबीसी का निर्माण अगर कम हो गया, फिर तो हमारे पास बैंक है ना, मान लो तुम्हारे पास पैसे खत्म हो गए, फिर तुम्हारे पास तुमने पैसा स्टोर कर रखा था ना, बस खत्म, इतनी सी बात है। तो 3 कार्य समझ में आ गए। आरबीसी का निर्माण करती है, मृत आरबीसी का भक्षण करती है, और प्लीहा जो है उसको हम ब्लड बैंक बोल रहे हैं, आरबीसी को स्टोर भी करती है अतिरिक्त। डन। अब आप मुझे बताइएगा एक छोटी सी और सिंपल सी बात, भाई साहब आपके अंदर अगर कोई रोगाणु आएगा, क्या बोला, आपके अंदर अगर कोई रोगाणु आएगा तो या तो आपके पाचन तंत्र से होता हुआ, आपके श्वसन तंत्र से होता हुआ किसमें घुसेगा? रक्त में? नहीं, सोच, दिमाग लगा, अजय लगाओ ना, लगाओ, दिमाग लगाओ। अगर आपके अंदर कोई रोगाणु आएगा, जैसे तुमको याद आ रहा है प्लाज्मोडियम मलेरिया का, कहां घुसा था? लीवर में। किससे बहता हुआ आया था? रक्त में आया था ना। तो जरा दिमाग लगाओ, आपके अंदर अगर कोई रोगाणु आएगा तो वो प्लीहा से जाएगा ना, सॉरी, आपके अंदर कोई रोगाणु आएगा तो वो रक्त के माध्यम से ट्रांसफर करेगा कि नहीं करेगा? यस सर, रक्त के माध्यम से ट्रांसफर करेगा। अब ध्यान से सुनना, जो चीज मैं बताने वाला हूं ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी, क्या बोला मैंने कि कोई भी रोगाणु अगर हमारे अंदर जाएगा, फाइनली वो किस माध्यम से होता हुआ जाएगा? मेरे शरीर के किसी कोने में अगर पहुंचना है, किसी भाग में पहुंचना है, तो रक्त से होता हुआ जाएगा। हाँ सर, जाएगा, जाएगा ना। और हम भी शाणे हैं, हमारा शरीर भी दिमाग वाला है ना, दिमाग है ना, कि जब वो रक्त में आया, कौन रक्त में आया? सर रोगाणु रक्त में आ चुका है। मैंने कहा ये बात, कौन आ चुका है? सर रोगाणु आ चुका है रक्त में। कौन आ चुका है? सूक्ष्म जीव, रोगाणु आ चुका है रक्त में। मैंने कहा, और ये रक्त नलिका जिसमें मृत आरबीसी भी है और रोगाणु भी है, और सामान्य आरबीसी तो चलो होंगी, है ना, और यहां आएगा ये रक्त, आएगी रक्त नलिका। जरा सोचिए, मृत आरबीसी भी छोड़ दी और साहब रोगाणु भी छोड़ दिए हैं। अब आप मुझे बताइएगा, सोच समझकर दिमाग लगाइएगा, जो मृत आरबीसी हैं उनका तो महाभक्षाणु क्या कर देंगे? भक्षण कर देंगे, उनका पाचन कर देंगे, उनको नष्ट कर देंगे। और जरा सोचिए, क्या पढ़ रहे हो आप? प्लीहा। क्या है प्लीहा? सर प्लीहा हमारा द्वितीय लसिकाब अंग है। यानी प्लीहा हमारा एक ऐसा अंग था जिसमें लसिकाणु आएंगे, प्रतिरक्षी बनाएंगे। मेरी प्लीहा में प्रतिरक्षी हैं, और मेरी प्लीहा में रक्त से होते हुए प्रतिजन आ रहे हैं। सर जी भारी पड़ गया मामला। अरे समझना यार, सिंपल सी बात है। देख, मेरा रक्त क्या क्या ला रहा है? सर आरबीसी जो मरी हुई थी उसको लेकर आ रहा है, और साथ साथ क्या ला रहा है? रोगाणु जो रक्त के माध्यम से आ रही हैं, जिनको हम प्रतिजन बोलते हैं, जो डिजीज पैदा करते हैं, रोग पैदा करते हैं, आ रहे हैं। जो मृत आरबीसी थी उनको तो मार गिराया किसने? महाभक्षाणु कोशिका ने। ठीक है, खत्म कर दिया। और जो रोगाणु आ रहे थे उनको क्या करें सर जी? तो भाई साहब प्लीहा क्या है? द्वितीय लसिकाब अंग है। मतलब जिसके अंदर लसिकाणु आएंगी, प्रतिजन बनाएंगी, प्रतिजन किसको मार गिराएंगे?
प्रतिरक्षी बनाएंगे? हाँ सर बनाएंगे। और भक्षकाणु क्या करेंगे? भक्षाणु या भक्षकाणु क्या करेंगे? सर आरबीसी का पाचन कर देंगे, मृत आरबीसी का। ओहो, अब आया ना समझ में? यह रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर निस्यंदक फिल्टर के रूप में कार्य करती है। भाई साहब, जो हमारे ब्लड में जो सूक्ष्म जीव हैं, जो आपको डिटेल में समझा दी है। ज्यादा ही टाइम लग गया प्लीहा में, लेकिन कोई बात नहीं। चीज को समझ, कनेक्ट कर, समझना इज मोर इंपॉर्टेंट। टाइम हमारे पास बहुत है, बहुत टाइम है, मेरे को पता है टाइम बहुत है। बात है कितना समझ में आया, कितनी एक्यूरेसी के साथ तूने चीज समझी है। ये अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लिम्फ नोड रह गया है, मेरे को पता है। लिम्फ नोड पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और माल्ट भी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर स्टार्ट करेंगे बेटा हमारी इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा कि प्रतिरक्षा जो होती है दो प्रकार की होती है, एक सहज और एक उपार्जित। अब सहज पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, और बस सहज पढ़ पाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उपार्जित नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये सारी चीजें मैं लेकर तो आया था, सोचा था पढ़ा दूंगा सारा, लेकिन नहीं हो पाया कवर, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो टेंशन मत लो, मेरा काम है पढ़ाना यार, तुम्हारा पढ़ना है, तुम फोकस करो पढ़ाई पर। तो ये था आज का लेक्चर बेटा। अभी समय हुआ है आपके क्विज का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। फर्स्ट, एंटीबॉडी का निर्माण किसके द्वारा होता है? एरिथ्रोसाइट के द्वारा, थ्रोम्बोसाइट के द्वारा, मोनोसाइट के द्वारा, लिम्फोसाइट के द्वारा। एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी का निर्माण किससे होता है? एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी, थ्रोम्बोसाइट यानी डब्ल्यूबीसी, थ्रोम्बोसाइट यानी डब्ल्यूबीसी, मोनोसाइट एक प्रकार की डब्ल्यूबीसी, लिम्फोसाइट एक प्रकार की डब्ल्यूबीसी। एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी, थ्रोम्बोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसी, मोनोसाइट एक प्रकार था किसका? थ्रोम्बोसाइट का, और लिम्फोसाइट भी एक प्रकार था किसका? थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट यानी डब्ल्यूबीसी। सोचिए, एंटीबॉडीज यानी प्रतिरक्षी। कौन बनाया था प्रतिरक्षी? किसने निर्माण किया था प्रतिरक्षी का? दूसरा प्रश्न, एक अणु जो कि प्रतिरक्षण उत्पन्न करता है, एक ऐसा अणु जिसके कारण प्रतिरक्षण पैदा होता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रतिरक्षी, प्रतिजन, उत्परिवर्जक, कैंसर उत्पत्ति कारक। सोचिए, दिमाग लगाइए। यहां पर एक अणु जो प्रतिरक्षण उत्पन्न करता है उसे हम क्या कहते हैं? चलिए जी, समय समाप्त हुआ। पहला प्रश्न था कि एंटीबॉडीज यानी प्रतिरक्षी। मैंने आपको प्रश्न में भी बोल दिया था, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एंटीबॉडीज यानी प्रतिरक्षी किसने बनाई थी? याद कर, बी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट को हम क्या बोलते हैं? लसीकाणु नहीं बोलते। ये देख, लिम्फोसाइट, सीधा सीधा आंसर है, सीधा सीधा आंसर है दोस्त, सीधा सीधा आंसर। क्या लिम्फोसाइट होती हैं जो क्या बनाती हैं? आपकी एंटीबॉडीज। नेक्स्ट, एक अणु जो प्रतिरक्षण उत्पन्न करता है। अब ये क्वेश्चन ना मैक्सिमम बच्चों ने गलत किया होगा। क्या आपने ये सोचा होगा कि एक अणु जिससे प्रतिरक्षण पैदा हो रहा है? भाई साहब, आप मुझे बताएं, प्रतिरक्षण का मतलब क्या था? किसी के खिलाफ रक्षा पैदा करना। क्वेश्चन ये पूछ रहे आखिर वो कौन है जिसके खिलाफ रक्षा पैदा की जा रही है? ये था प्रश्न। ये नहीं पूछा कि प्रतिरक्षण कौन उत्पन्न कर रहा है। नहीं, ये नहीं पूछ रहा। समझ इस चीज को। देख, ये है प्रतिजन जो मेरे अंदर गया और मेरे शरीर ने इसके खिलाफ मेरे शरीर ने प्रतिरक्षा उत्पन्न करी। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक ऐसा अणु,
एक ऐसा अणु, एक ऐसा जीव, एक ऐसी चीज जिसके खिलाफ, प्रति का मतलब खिलाफ, रक्षा पैदा कर रहा है हमारा शरीर, कौन होएगा? प्रतिरक्षी के खिलाफ पैदा करता है हमारा। सोचिए, क्या यह प्रतिरक्षी थी जिसके खिलाफ हमारा शरीर प्रतिरक्षा पैदा करता है, या ये प्रतिजन था? प्रतिजन था ना। आंसर क्या आएगा? प्रतिजन। प्रतिरक्षी उत्पन्न होती है किसके खिलाफ? इसके खिलाफ। तो आंसर क्या आएगा? प्रतिजन आएगा, सेकंड आंसर आएगा। डन। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, कंफर्म पढ़ेंगे प्रतिरक्षी। ठीक है, पक्का पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे इम्यूनिटी, प्रतिरक्षी, सहज उपाय।